साथियों नमस्कार। साथियों, लगता है कि राहुल गांधी ने कसम खा ही ली है कि कैसे भी बिहार में एनडीए को जिता के ही मानेंगे। आप में से कई लोग ये मानते होंगे कि वोट चोरी एक सच्चाई है। आप में से हो सकता है कई लोग ये भी मानते हो कि ईवीएम भी हैक की जा सकती है। आप में से कई लोग ये भी मानते हो कि कांग्रेस बहुत अच्छी है, ये मोदी जी ही कुछ गड़बड़ कर रहे हैं जिसकी वजह से ये लोग जीत जाते हैं और कांग्रेस हार जाती है। लेकिन आप अगर राहुल गांधी की एक्टिविटीज़ को लगातार नोट करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्यों बीजेपी बार बार जीतती है या क्यों कांग्रेस बार बार हारती है। कल राहुल गांधी लगभग 2 महीने बाद बिहार पहुंचे। आपको पता है कि पहले कैसे इन्होंने वोटर अभियान यात्रा चलाया था, फिर उसके बाद ये गायब हो गए, विदेश चले गए, विदेश की यात्राओं पर रहे। उसके बाद अब ये लगभग 2 महीने बाद बिहार आए हैं और आते ही एक ऐसी रैली इन्होंने करी है और उस रैली में इस तरह की बातें इन्होंने कही हैं कि जिन बातों के बाद मोदी जी के लिए बिहार में रैली करना, बिहार का इलेक्शन जीतना या नीतीश बबुआ के लिए जीतना बहुत आसान हो गया है। अब राहुल गांधी ने यहां कई ऐसी बातें कही हैं जिसको जनता स्वीकार कर ही नहीं सकती या करती ही नहीं है। देखिए, प्रशांत किशोर अभी चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी को लेकर के लड़ा रहे हैं, लेकिन वो एक चुनावी एनालिस्ट रहे हैं, चुनावी स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं। कई पार्टीज को उन्होंने चुनाव जितवाया है और बड़ी ही अच्छी सटीक वो जो है एनालिसिस करते हैं। उन्होंने बार बार एक बात कही है पिछले कुछ सालों में कि अगर आपको मोदी को हराना है तो मोदी जी को हराने के लिए उन्हीं की फील्ड पे या उन्हीं की पिच पे आपको जाना पड़ेगा। और आप अगर ये सोचें कि हम मोदी जी की बुराई करें, मोदी जी को लगातार टारगेट करें या उनका असम्मान करें तो उन्हें हरा लेंगे, तो ये कभी नहीं हो सकता। ये प्रशांत किशोर का कहना है। प्रशांत किशोर का कहना यह भी है कि मोदी जी के साथ एक चीज़ और जुड़ी हुई है, वो है उनका अनुभव। एक बड़ा जीवन, करीब 30-35 साल का जीवन उन्होंने आरएसएस में दिया है, ज़मीनी स्तर पर काम करने में दिया है। उसके बाद करीब 14 साल उन्होंने एज अ सीएम काम किया है, तो सीएम का भी अनुभव है। और उसके बाद पीएम का अनुभव है लगभग 10-11 साल का। तो जिस इंसान को ज़मीन से लेकर के ऊपर तक का इतना अनुभव है, उस इंसान को टारगेट करने के लिए आपको भी या तो अनुभव होना चाहिए या आपके पास ऐसी अनुभव वाली टीम होनी चाहिए जो विपक्षी दलों के पास नहीं है। और तीसरा, मोदी जी के पास कोई भी ऐसी लेगेसी नहीं है कि वो किसी पॉलिटिशियन के बेटे हों या उनका बेटा पॉलिटिशियन बनने वाला हो। ऐसी कोई उनके पास लेगेसी नहीं है, इसलिए जनता ये भी मानती है कि ये आदमी अपनी दम से या अपनी मेहनत से ऊपर तक आया है, जो बाकी विपक्षी दलों में नहीं है। एक और भी चीज़ है, वो ये है कि इनका कॉन्स्टिट्यूशनल पूरा जो ढांचा है बीजेपी का, जो इंस्टीट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल या वैचारिक सभी प्रकार की चीज़ें, कि किस तरह की बातें करनी है, किस तरह की प्लानिंग होगी, किस तरह के हमारे एजेंडे होंगे, किस तरह से टैकल करना है, वो सारा बड़ा ही एक तरीके से क्रोनोलॉजी के साथ और बड़ा प्लानिंग के साथ बना हुआ है। नीचे से लेके ऊपर तक हर व्यक्ति की एक चेन है और हर किसी को पता है कि मुझे कब क्या करना है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने के लिए राहुल गांधी की तरह आप गायब हो गए और फिर अचानक आकर के आप सोचो कि आप चुनाव को अपने पक्ष में कर लेंगे। ये बीजेपी में कोई नहीं कर सकता। तो एक ये भी है। और इसके अलावा बीजेपी के पास एक मजबूत बात यह है कि पिछले कुछ सालों में इन्होंने अपना एक लाभार्थी वर्ग तैयार किया है। लाभार्थी वर्ग मतलब कोरोना के बाद से 5 किलो राशन देना मुफ्त में, जो 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है। उससे पहले आपने देखा था गैस सिलेंडर दिए गए थे गरीबों को। उससे पहले आपने देखा जनधन अकाउंट खुलवाए गए थे। उसी प्रकार से आप देख रहे हो कि छोटा छोटा लोन दिया जा रहा है जिससे लोग अपना काम कर सकें। किसानों को 6,000 रुपये साल के दिए जा रहे हैं। तो किसी को पैसे दिए जा रहे हैं, किसी को लोन दिया जा रहा है, किसी को वो जो स्वास्थ्य का बीमा है वो भी कराया गया है। तो इस तरह से एक लाभार्थी वर्ग ऐसा तैयार हुआ है जो मोदी जी से लाभ प्राप्त कर रहा है, चाहे धनराशि के रूप में या किसी खाने पीने के सामान के रूप में या किसी इलाज के रूप में। तो ये मोदी जी के बड़े पक्के वोट बैंक बन के बैठे हुए हैं। और ये जो लाभार्थी वर्ग है, इसमें जाति वाति का ज़्यादा फैक्टर नहीं है। इसमें कई जातियां ऐसी हैं जो पहले बीजेपी को वोट नहीं देती थी, जो अब वोट देने लगी हैं क्योंकि उनको राशन मिल रहा है। ऐसे कई क्लिप्स आ रहे हैं टीवी पर और सोशल मीडिया पर, जहां पर एक कॉमन पर्सन से जब पूछा जा रहा है कि आप इनको वोट देंगे, लालू यादव को, अरे नहीं इनको नहीं देना। अच्छा, आप ये मोदी जी को देंगे, अरे मोदी जी तो हमारे बहुत जो है ये है। तो मोदी जी को देख करके सम्मान इसलिए नहीं आ रहा कि मोदी जी को बहुत बड़े खुदा हैं, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो राशन उनको मिल रहा है। तो एक ये भी एक फैक्टर है जो मोदी जी को जितवा रहा है। अब आप आते हो अचानक से, आकर के आप क्या करते हो, सीधे मोदी को हमला करना। सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी के बारे में बदतमीजी से बात करना। अभी आपने देखा था कुछ 2 महीने पहले करीब, कांग्रेस और आरजेडी के मंच से मोदी जी की मां को गाली दी गई थी। बाद में पाया गया कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था। कांग्रेस वालों ने कहा कि नहीं ये बीजेपी का कार्यकर्ता है। अच्छा, फिर कांग्रेस वाले उस कार्यकर्ता को टिकट भी दे रहे थे। जब विरोध हुआ तो फिर उसे टिकट देना कैंसिल कर दिया।
तो जब आप इस तरह का काम करोगे तो आपको जनता कैसे वोट दे देगी। अब कल राहुल गांधी खड़े थे रैली में ये कहते हैं कि मोदी जी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप अगर कहोगे मोदी जी स्टेज पर डांस करो तो वो डांस भी कर देंगे वोट के लिए। अब ये ऐसा पॉइंट उन्होंने बोला जिससे फंस तेजस्वी गए, बताता हूं कैसे। दूसरा पॉइंट राहुल गांधी ने ये बोला कि मोदी जी जो यमुना में डुबकी लगाने वाले हैं छठ पूजा में, वो एक फेक यमुना है, वो एक तालाब है, वो उनका स्विमिंग पूल है, वो उसमें डुबकी लगाएंगे। ये वोट पाने के लिए छठ पूजा का नाटक भी कर सकते हैं, छठ पूजा की ड्रामा भी कर सकते हैं। यानी छठ पूजा को ड्रामा से एक तरीके से संबोधित ये कर रहे थे। मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे। उसके बाद बोल रहे थे यमुना का पानी इतना गंदा है कि उसमें बीमारियां हो जाएंगी, इस प्रकार की बातें कर रहे थे। ठीक है जी, आप याद कीजिए, हालांकि मोदी जी जो ये कार्यक्रम करने वाले थे ये फिर कैंसिल कर दिया गया पॉलिटिकल कारणों की वजह से। अब हो सकता है बाद में करें ना करें पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे थे कि मोदी जी छठ पूजा का ड्रामा भी कर सकते हैं और बोल रहे थे कि यमुना का पानी इतना गंदा है कि इससे बीमारियां हो जाती हैं, इसमें डुबकी लगाने का क्या मतलब है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इतने लोग जो डुबकी लगा रहे हैं उनकी आस्था को आप ठेस क्यों पहुंचा रहे हो। आप याद कीजिए जब कुंभ की डुबकी लग रही थी तब भी ये विपक्षी दल ये कह रहे थे कि पानी बहुत गंदा है, इसमें तो डुबकी लगाने से बीमारियाँ हो जाएंगी, जबकि उसमें हमारी राष्ट्रपति, हमारे उपराष्ट्रपति, ना जाने कितने बड़े बड़े नेताओं ने डुबकी लगाई थी। पर इन लोगों का लगातार ये एक निशाना रहा है कि कैसे भी हिंदू आस्था से जुड़ी हुई चीज़ों को पॉइंट आउट करो। कभी ये दूसरे धर्म के बारे में ऐसा नहीं बोलेंगे कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, लेकिन यहाँ जरूर बोलेंगे क्योंकि यहाँ इनको आज़ादी है बोलने की। बाकी धर्म के बारे में बोल के दिखाएं, ये सत्ता में रह ही नहीं पाएंगे कभी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि किसी धर्म का मजाक उड़ाना चाहिए, सब धर्म अपने रूप में सम्माननीय है, बट मैं बता रहा हूँ नेता कितने दोगले हैं। तो एक बात इन्होंने ये उठाई। इसके बाद राहुल गांधी बोलते हैं मंच से खड़े होकर के कि ये जो मोदी है ये डरता है। ट्रंप ने 50 बार कहा कि मैंने मोदी को झुका दिया। मोदी और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर वो मैंने कराया। मोदी डरता है मेरे से, मोदी को मेरे आगे झुकना पड़ा, मोदी कुछ नहीं बोल पाया। ये ट्रंप बार बार देशों में जाकर के इसके बारे में ऐसा बोलता है और ये कुछ नहीं बोलते। अब मोदी जी को बोल रहे हैं इसके बारे में। ट्रंप को तो कह रही तू तड़ाक बोल ही रहे हैं, मोदी झुकता है, ये है। मतलब आप जानते हैं कि मोदी जी के बारे में तू तड़ाक की भाषा ये लगातार बोलते ही हैं। अमित शाह जी के बारे में बोलते हैं 50 बार, सुनो 50 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि मैंने नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कराया। 50 बार बोला है। नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकला। उनका अपमान हर रोज ट्रंप कर रहा है। हर रोज अलग अलग देश में जाके वो उसका अपमान कर रहा है। ट्रंप कहता है कि नरेंद्र मोदी में दम नहीं है, नरेंद्र मोदी को सामने अपने सामने मैंने झुका दिया। नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकलती। नरेंद्र मोदी जी ने एक बार यह नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप उल्टी सीधी बात कर रहा है, झूठ बोल रहा है। ऐसा आदमी बिहार में विकास कभी नहीं ला सकता। अब जो एक न्यूट्रल वोटर है या आपके अंदर संभावना ही जाग रही है कि हम इनको वोट देंगे भविष्य में, तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहेंगे जो विपक्ष का नेता हो और प्रधानमंत्री के बारे में तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करता हो? सोचिए इनके अंदर सेंस ऑफ सुपेरियरिटी कितना ज़्यादा है, सेंस ऑफ जो पूरा एक होता है ना, हमारा खानदान तो प्राइम मिनिस्टर रहा है। तो ऐसा आदमी कैसे ये स्वीकार कर ले कि कोई और व्यक्ति पीएम बन गया? आप देखिए इस बात को, आप खुद इमेजिन करिए कि आपके पिताजी पीएम रहे हों, उनके पिताजी पीएम रहे हों, आपके दादी पीएम रही हों और आप हमेशा ऐसे खानदान में रहे हो जहाँ पूरे देश का जो है सबसे बड़ा परिवार या सबसे ऊंचा परिवार आप ही का माना जा रहा है, आपके आसपास नौकर चाकर सब कुछ है। फिर अचानक वो सत्ता आपसे चली गई और आप 11 साल से बिल्कुल ऐसे हो गए हो कि आपके पास कोई सत्ता नहीं है, तो आप कैसे हो जाओगे? उसी प्रकार का माइंडसेट हो गया है इन लोगों का, इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने के बाद अगर राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि बिहार की जनता मुझे वोट दे देगी, तो बिहार की जनता नहीं देगी। बिहार की क्या, इससे देश की जनता भी ऑफेंड होती है। हर कोई देख रहा है कि आप किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, हर कोई ये देख रहा है कि आप किस तरह से मोदी जी को लगातार टारगेट कर रहे हैं, और हर कोई ये देख रहा है कि किस तरह से आप डाइवर्ट हो चुके हैं बिहार चुनाव से।
बिहार चुनाव का ऐसा कौन सा मुद्दा है जो राहुल गांधी ने छुआ हो? नीतीश कुमार पिछले लगभग 20 साल से बिहार में काबिज हैं। उन्होंने बिहार में अभी तक जो भी काम किए, ठीक है, लालू से बेहतर किए, पर बहुत कमियां अभी भी हैं। बिहार की सड़कें अभी भी ठीक नहीं हैं। बिहार में अभी भी इंडस्ट्रीज़ नहीं आई हैं जिस तरह से आनी चाहिए। बिहार में लोगों का पलायन अभी भी हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। बिहार में नौकरियां अभी भी उतनी नहीं हैं जितनी पहले होनी चाहिए थी। बिहार में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है जैसा होना चाहिए। तभी आपने देखा था किस तरह से वो क्लॉक टावर बनाया था। बिहार में आज भी भ्रष्टाचार है। बिहार में शराबबंदी आपने करी, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग में खूब हो रही है। अब जब शराब नहीं मिल रही है तो लोग सूखा नशा कर रहे हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में नीतीश कुमार ने क्या किया? मैं मानता हूं कि लालू यादव की तुलना में बेहतर है, और इसीलिए वो 20 साल से हैं सत्ता में, और अभी भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है उनके खिलाफ, क्योंकि लोग जान रहे हैं कि अगर नीतीश नहीं आए तो लालू आ जाएंगे या लालू का परिवार आ जाएगा, और वो आ गया तो जंगल राज है, वो तो खत्म कहानी है। तो आदमी बहुत बुरे से कंपेयर कर रहा है, तो नीतीश कुमार बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार को कंपेयर बहुत बुरे से मत करो, अब बहुत अच्छे से करो, तब देखो नीतीश कुमार कहाँ है। तो उस मुद्दे को राहुल गांधी नहीं छेड़ रहे। नीतीश कुमार की तबीयत इस समय थोड़ी डगमगाई है, कभी किसी तरह की हरकतें करते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, उसको इन्हें टारगेट करना चाहिए था। तो राहुल गांधी को अगर बिहार का चुनाव टारगेट करना है तो नीतीश कुमार के बारे में बोले ना, बार बार मोदी जी को क्यों घसीट लाते हैं? अच्छा, और राहुल गांधी जिस तरह की, अच्छा राहुल गांधी ने एक बात और कही है, इन्होंने कहा कि देखो चुनाव आ रहा है बिहार का, नेता लोग आएंगे, आपसे वादे करेंगे कि हम 10,000 रुपये दे देंगे, हम 20,000 रुपये दे देंगे, इस तरह की चुनावी वादे करेंगे। अब ये खुद भूल गए कि आरजेडी ने भी ऐसा वादा किया हुआ है। ये खुद भूल गए कि पिछले साल लोकसभा से पहले इन्होंने भी वादा किया था कि आप वोट दे दो हमें, उसके बाद ये संकल्प पत्र जो क्या था वो उनका एक गारंटी पेपर था, इसके बाद आपकी बैंक में खटाखट पैसे आएंगे, याद कीजिए आप। तो वो वादा तो इन्होंने ही किया था। तो अपने ही वादे को जो है ये संदेह के घेरे में खड़ा कर रहे हैं और आरजेडी को भी मुश्किल में डाल रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने कहा कि आप लोगों ने अंबानी के बेटे की शादी देखी थी, उसमें मोदी जी गए, मैं नहीं गया, मोदी जी गए थे उसमें, इस तरह से पॉइंट आउट कर रहे थे। लेकिन ये भूल गए कि उसमें मोदी जी के साथ साथ विपक्ष के और भी नेता गए थे, इंक्लूडिंग लालू प्रसाद यादव का फैमिली। फिर लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली को कटघरे में खड़ा कर दिया। इस शादी में तो आपने देखा था, जो अनंत अंबानी की शादी हुई थी, इसमें लालू का परिवार गया था, अखिलेश का परिवार गया था, ममता बनर्जी गई थी, देश के तमाम, देवेंद्र फडणवीस गए थे, हमारे पीएम मोदी भी गए थे, देश के तमाम नेता गए थे। तो जब आप इस पूरे इवेंट को कटघरे में खड़ा कर रहे हो तो यानी विपक्ष के सभी नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हो। तो राहुल गांधी बिहार में जाकर के कुछ नहीं कर रहे हैं, आरजेडी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। अब इस प्रकार की जब भाषण ये देंगे, इस तरह की बातें ये करेंगे, तो तेजस्वी के बारे में और ज़्यादा जो है लोग सवाल करेंगे। जो डांस की बात कर रहे थे ये कि मोदी जी से कहोगे तो वो वोटों के लिए डांस भी करेंगे, तो मोदी जी ने तो आज तक डांस नहीं किया, ऐसा कोई वीडियो उनका नहीं है। लेकिन अभी तेजस्वी का एक वीडियो रिलीज़ हुआ है जहाँ पर वो किसी एक हाईवे पर डांस करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले एक स्टेज पर भी डांस करते नजर आए थे, उसके बारे में ये क्या कहेंगे? अच्छा, ये एक मुद्दा और उठाना चाह रहे थे जिसको दबा दिया गया, वो मोदी जी की डिग्री का। पहली बात तो मैं आप लोगों से इस बारे में भी आज बात कर रहा हूँ, लगातार ये कोशिश करी जाती है कि मोदी जी के पास डिग्री नहीं है, ज़बरदस्ती का एक मुद्दा बनाया जाता है। पहली बात तो 1% मान लेते हैं उनके पास डिग्री नहीं है, तो क्या बिना डिग्री वाला पीएम नहीं बन सकता? संविधान में व्यवस्था है, बन सकता है, बन गए। दूसरा पॉइंट, क्या डिग्री होती तो इस बात की गारंटी है कि सारे फैसले सही लेते वो? डिग्री तो अरविंद केजरीवाल के पास आईआईटी की थी, वो तो आईआरएस थे, उसके बाद किस तरह का घपला घोटाला किया सबके सामने है। आपको पता होना चाहिए ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था बाय प्रोफेशन, लेकिन उसने क्या किया हम सब जानते हैं। कई ऐसे डिग्री धारक हैं, बड़े बड़े कॉलेज के पढ़े हुए लोग हैं जो आज जो है आतंकवादी हैं। तो क्या डिग्री इस बात का पैमाना है कि आप जो करोगे वो सही करोगे? पहला पॉइंट तो ये कि अगर डिग्री नहीं होती तो मैंने आपको बताया। दूसरा ये है कि डिग्री है, इसके प्रमाण हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रमाण है, उनके साथ पढ़े हुए लोगों ने जिसको पुष्ट किया है, और उसके साथ ही उन्होंने भी, उनके बीजेपी कार्यालय ने भी इस बात को बता दिया है। बार बार एक ही चीज़ को बता करके वो समय ज़ाया नहीं करना चाहते। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, डिग्री तो हमारे मनमोहन सिंह जी के पास भी थी, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे और बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, नो डाउट। उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स में अच्छा ड्राफ्ट बनाया था, उसके बाद गवर्नर के रूप, उससे पहले गवर्नर के रूप में भी अच्छा काम किया था, लेकिन वो अच्छे प्रधानमंत्री नहीं थे, लीडरशिप क्वालिटी उनमें नहीं थी।
वो बगल में खड़े रहते थे, जो कुछ करती थी सोनिया गांधी करती थी। तो एज अ प्राइम मिनिस्टर आप पूछो, एज अ लीडर आप पूछो, तो ही वॉज नॉट अ गुड लीडर। हाँ, एज अ इकोनॉमिस्ट ही वॉज गुड। तो क्या डिग्री से उनकी लीडरशिप को हम आंक सकते हैं? नहीं आंक सकते। तो ये बिना मतलब का एक बवंडर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो राहुल गांधी पहले इस मुद्दे को छेड़ना चाह रहे थे, पहले से, मेरा मतलब है 2-3 महीने पहले से, लेकिन इनको रोक दिया गया, क्योंकि अगर आप मोदी जी की डिग्री के बारे में सवाल करोगे तो लोग तेजस्वी के बारे में पूछेंगे, वो तो अनपढ़ है, वो 10वीं फेल है या 9वीं फेल है, जो भी है। तो ये एक मुद्दा खड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अब देखो वोट चोरी होने वाली है, ये देखो मोदी स्कैर्ड ऑफ ट्रंप, मैंने बोला था ना। इसके बाद उन्होंने बोला वोट चोरी होगी, जिस तरह से हरियाणा में हुई, जिस तरह से महाराष्ट्र में हुई, अब बिहार में होगी। यानी ये मान रहे हैं कि बिहार में हार रहे हैं, और पहले से ही बहाना दे दिया अपने समर्थकों को कि हम हार जाएं तो बोल देना वोट चोरी हुई है। कितना अच्छा बहाना है। पहले लाते थे ईवीएम वाला, फिर इन्हें लगा ईवीएम वाला चल नहीं रहा है। अच्छा, ये बताइए कि ये कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, केरल में लेफ्ट की सरकार है, बंगाल में ममता जी की सरकार है, ठीक है जी। तो क्या इन सब जगहों पर वोट चोरी नहीं हो पाई? इस बारे में बताएं। इन्होंने वोट चोरी के नाम पर जो फर्जी प्रूफ दिए थे, उनमें से ज़्यादातर कर्नाटक के दिए थे, कुछ हिमाचल के भी दिए थे। तो क्या ये भी वोट चोरी कर रहे हैं वहाँ पर? तो इनके समर्थकों को ये सवाल पूछना चाहिए ना। ये बड़ा आसान है कह देना, तुम जहाँ हारोगे बोल दोगे वोट चोरी हुई है। सत्य करने के लिए कोई गड्डी बना लाओ, उसको दिखा दो, कुछ भी, क्या उसका प्रमाण है? कुछ नहीं। तो इन्होंने ये मान लिया है कि अब हम हारने जा रहे हैं, इसलिए ये वोट चोरी को अब दोबारा बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। यमुना की इन्होंने बात करी, तो यमुना की मैं भी एक आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये पिछले साल यमुना की तस्वीर है, जब लोग छठ पूजा कर रहे थे। तो यमुना में जो ये झाग देख रहे हो आप, ये प्रदूषण के कारण यमुना का जो जल गंदा हो चुका है, उसके कारण जो ये फ्रॉथ जनरेट हुआ है वो है। अरविंद केजरीवाल समय समय पर कहते रहे कि मैं 2017 तक यमुना साफ़ कर दूंगा, फिर 2020 तक यमुना साफ़ कर दूंगा, फिर कहा आप हमें 2020 में चुनाव जितवाइए, हम यमुना साफ़ कर देंगे, और ये भी कहा कि डुबकी लगवाऊंगा स्विमिंग पूल की तरह। फिर 2022 में ये बात कही, और फाइनली 2025 में केजरीवाल ने कहा कि यमुना कोई मुद्दा नहीं है चुनाव में, इससे वोट नहीं मिलेगा हमें, ऐसे करके वो इस बात को टाल गए। लेकिन अब आप देखिए, ये 2024 की यमुना है, ये 2025 की यमुना है। मैं मानता हूँ ये अभी भी गंदी है, ये कोई साफ़ नहीं हो गई है, लेकिन पहले से बहुत अंतर आ गया है। जो छठ की पूजा करने जा रहे हैं वो इस बात को बता रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा साफ़ हो गई है, इस पानी को आप पी सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, गंदी है, लेकिन टाइम लगेगा। जो काम केजरीवाल 10 साल में नहीं कर पाए, आप ये सोचो कि वो 6 महीने में हो जाएगा। अभी 6 महीने हुए हैं सरकार को आए हुए, तो जितना किया बेहतर है पहले से, आगे और देखते हैं। लेकिन जो बेहतरी है उसकी बात नहीं कर रहे हैं ये लोग, ये बात कर रहे हैं इस बात की कि सब बेकार हो रहा है। ये तुलना करते हैं बेस्ट से। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी वाला गिलास में पानी भर के दिखाता है, देखो यमुना अभी भी गंदी है। तो तुम अपने काम का विश्लेषण कर रहे हो या रेखा जी के काम का विश्लेषण कर रहे हो? तुम 11 साल 10 साल वहाँ रहे, तो तुमने यही यमुना तैयार करी है। पर ये चाहते हैं 6 महीने में सब कुछ ऐसा हो जाए कि बिल्कुल परफेक्ट। तो टाइम लगता है चीज़ों में, ऐसे नहीं होता है। तो ये अभी तक बातें रही हैं। तो अब आप बताइए कि जिस तरह से राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, जिस तरह के पॉइंट्स उठा रहे हैं, जिस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं और विपक्ष को मुश्किल में डाल रहे हैं, किस तरह से तेजस्वी यादव को उन्होंने मुश्किलों में डाल दिया है, हम सब देख रहे हैं। इन्होंने, राहुल गांधी ने वो वोटर अभियान यात्रा चलाया था, उसमें स्टैलिन को बुलवाया था तमिलनाडु से। स्टैलिन वो हैं जो लगातार हिंदी का और हिंदुओं का विरोध करते हैं। उनको तुम बिहार में बुलवाओगे तो बिहारी उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। तुमने तेलंगाना के जो सीएम हैं रेवंत रेड्डी, उनको बुला लिया, जो कहते हैं कि बिहारियों के डीएनए में ही मजदूरी है, ऐसे करके कुछ बोला था। उनको तुम बुला रहे हो अपनी यात्रा में, तो बिहारी उसको स्वीकार कर लेंगे। तुमने तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। तुम लगातार जिस तरह से मुद्दे उठा रहे हो और मोदी जी को टारगेट कर रहे हो, उससे तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें वोट दे देंगे, और फिर तुम जब हार जाओगे तब आकर ही कहोगे वोट चोरी हो गई। तो खुद देखो ना किस तरह से दोगला तुम्हारा व्यवहार है। या दोगला क्या, डायरेक्शन लेस है, इन्हें पता ही नहीं है बोल क्या रहे हैं। इनसे अच्छे, लाख गुना अच्छे, 1 करोड़ गुना अच्छे हमारे योगी जी हैं, जिनके बिहार में डिमांड बहुत ज़्यादा है। योगी जी कल भाषण दे रहे थे सीवान में,
जहाँ पर शहाबुद्दीन एक ज़माने में वहाँ का बहुत बड़ा गैंगस्टर था। किसी के मुंह पे एसिड फेंकवा देना, किसी को मरवा देना, किसी को उठवा देना, किसी की ज़मीन हड़प लेना, इस तरह का बहुत बड़ा वो गैंगस्टर था। कभी उस पर वीडियो बनाऊंगा। बहुत बड़ा बाहुबली था, जिसे आरजेडी ने पाला था, लालू प्रसाद यादव ने। और ऐसे लालू प्रसाद यादव जाने कितने बाहुबलियों को पाल के रखते थे, टिकट दी, जीतता था, और किस तरह से गुंडागिर्दी करता था वो बिहारियों से कभी आप पूछिएगा। वही उसी की धरती पर खड़े होकर के योगी जी भाषण दे रहे थे। क्यों? क्योंकि उसी शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिया है आरजेडी ने। आरजेडी ने जो सबसे पहले टिकट दिया था इस बार, वो उसी को दिया था। और उसके भी कारनामे कुछ कुछ ऐसे ही रहे हैं, पर वो कंट्रोल रहा है, नीतीश कुमार ने दबा के रखा है, वरना वो भी बिल्कुल हाई फाई हो जाता। तो वहां खड़े होकर के योगी जी कह रहे हैं जैसा नाम वैसा काम, ओसामा बिन लादेन से कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ योगी जी ने यह भी कहा कि जो काम यहाँ आरजेडी करती है, लालू प्रसाद यादव करते हैं, वही काम वहाँ पर अखिलेश यादव वो समाजवादी पार्टी करती है। तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी लपेटे में ले लिया। तो ये अंतर है। यहाँ योगी जी बिहार के अपोजिशन के साथ साथ यूपी के अपोजिशन को भी लपेटे में ले रहे हैं। वहाँ राहुल गांधी है, वो अपने ही सहयोगियों को लपेटे में ले रहे हैं। तो ये अंतर है। तो अभी तक स्थिति यही चल रही है। राहुल गांधी ने आकर के एक ऐसा ग्राउंड तैयार कर दिया जो अब मोदी जी के लिए बहुत आसान हो गया है। और इस ग्राउंड पर मोदी जी किस तरह से अब खेलेंगे आप देखिएगा। और आप पूरे एनालिसिस के बाद ये भी जान रहे हैं कि गलती किसी ईवीएम की नहीं है, किसी इलेक्शन कमीशन की नहीं है, कोई वोट चोरी नहीं है, सिर्फ आपका मिसमैनेजमेंट और मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आपको हरवा रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।